नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कविता सिंह प्रभा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक कहानी दो कविताएं कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच पर। आप सभी का मैं इस मंच की संस्थापक डॉक्टर कविता सिंह प्रभा हृदय से स्वागत करती हूँ। यह कार्यक्रम बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अनेक सुप्रसिद्ध साहित्यकारों के कृतित्व व व्यक्तित्व को हम जान पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि जिसके माध्यम से हम अपने प्रबुद्ध रचनाकारों से जुड़ सकें, उनके कृतित्व को, उनके व्यक्तित्व को, उनकी रचनाओं के माध्यम से बेहतर समझ सकें। तो आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूं और आज मैं देश की सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार हरियाणा गौरव डॉक्टर सविता चड्ढा जी की एक कहानी दो कविताएं प्रस्तुत करने जा रही हूं, इस उम्मीद के साथ कि हमें प्रेरणा तो मिलेगी ही, साथ ही हम उनका अभिनंदन वंदन कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी श्रेष्ठ साहित्यकार के लिए इससे उनको हम और क्या दे सकते हैं। उन्हीं की रचनाओं को उनको समर्पित करके एक प्रयास भर है यह, और आप सभी मेरे इस प्रयास में सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं, जिसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुँच रही होगी। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ हमारी परम आदरणीय सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सविता चड्ढा दीदी जुड़ गई हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और बहुत सारे श्रेष्ठ जन की उपस्थिति हो चुकी है और मैं उन सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं देख रही हूँ हमारे परम आदरणीय गुरुदेव रमेश रमन जी गुरुदेव जुड़े हुए हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ये बहुत ही शुभ अवसर है। मेरी प्रिय मित्र डॉक्टर पुष्पा सिंह जी जुड़ गई हैं, कुलदीप टंडन जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रवि रंजन जी का स्वागत करती हूँ मैं आपका हार्दिक। और हमारे साथ परम आदरणीय महेश झुंझुनवाला जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ धर्मेंद्र अरुणा मुसाफिर जी जुड़े हुए हैं, प्रदीप चौहान दीप जी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ और कृपया कहीं मत जाइएगा। हो सके तो आप इस लिंक को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में कीजिए शेयर। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ रीता शर्मा दीदी भी जुड़ गई हैं हैदराबाद से, और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की भी उपस्थिति है, उनको भी मैं नमन करती हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है सर। और जी, तो शीघ्रता से मैं इसको शेयर कर देती हूँ ताकि अधिक से अधिक श्रेष्ठ जनों तक हमारा ये प्रोग्राम पहुँच सके और लोग एक अच्छी कहानी और कविताओं को आज सुनकर प्रेरणा लें। क्योंकि किसी भी कहानी से, कहानियां जो हैं हमारे हृदय पे एक हमेशा के लिए एक ऐसी छाप छोड़कर जाती हैं और हम चिंतन भी करते हैं, मन मंथन भी करते हैं, और साथ में हम सोचते हैं कि यही भाव हम भी किसी अपनी रचना में या कहानी में जरूर पिरोएंगे। तो इसी आशा के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और बहुत ही शीघ्रता से मैं परिचय पढ़ने जा रही हूँ हमारी आदरणीय दीदी का, जिनका नाम है डॉक्टर सविता चड्ढा दी, और हरियाणा गौरव का सम्मान प्राप्त हुआ है इनको। तो मैं कहूँगी हरियाणा गौरव डॉक्टर सविता चड्ढा दीदी का मैं स्वागत करती हूँ और उनका एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय देने जा रही हूँ। तो कहीं मत जाइएगा, हो सके तो आप इसको शेयर कीजिए। मैं देख रही हूँ हमारे साथ उमंग सरीन जी जुड़ गई हैं,
मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो मैं दूसरे फोन से शेयर नहीं कर पाती हूँ लिंक, तो आप सभी से गुजारिश है कि अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप इसको शेयर कीजिए। हमारे साथ मोनिका कटारिया जी, उमंग सरीन जी, लगभग 27 लोग इस समय हमें देख रहे हैं। सुशील कुमार जी, आपका स्वागत है। मोनिका कटारिया जी, अनीता चांद जी, मिथिलेश राय जी, आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करती हूँ। तो उनका परिचय, मैंने कहा ना, उनका जो परिचय है वो बहुत ही छोटा परिचय पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि उनकी कहानी उनका अप्रतिम परिचय देगी। तो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं वे, 2 विषयों में आपने एमए किया है। पत्रकारिता, विज्ञापन और जनसंपर्क में आपने प्रथम श्रेणी में डिप्लोमा किया हुआ है। आपकी कुल प्रकाशित पुस्तकें, जिसको एकल कहते हैं, वो 53 है। 53 यानी 53, सोचिए 53, जिसमें 16 कहानी संग्रह, 12 काव्य संग्रह, 12 पुस्तकें पत्रकारिता पर प्रकाशित हैं, 11 लेख संग्रह हैं और 2 उपन्यास सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको 70 से अधिक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हैं। 3 कहानियों पर इनकी टेली फिल्में बन चुकी हैं। कई कहानियों को मंडी हाउस में मंचन भी किया गया है। आपकी कहानियों पर शोध हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। आप पर कई ग्रंथ संपादित हो चुके हैं। आपके व्यक्तित्व पर खंड काव्य लिखे जा चुके हैं। कुछ विशेष सम्मान मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी, और मैं देख रही हूँ हमारे साथ हरकीरत सिंह ढींगरा जी जुड़े हैं, जो बहुत ही उत्तम कवि हैं। उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। और तो उनके जो कुछ विशेष पुरस्कार का मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूंगी। हिंदी अकादमी दिल्ली का साहित्य कृति पुरस्कार उन्हें 1987 में मिला था, और हरियाणा साहित्य अकादमी का हरियाणा गौरव सम्मान उन्हें प्राप्त हो चुका है। कई पुस्तकें पुरस्कार स्वरूप चुनी गई हैं और सम्मानित किया गया है उनको। 70 कहानियां, लगभग 70 कहानियां ऑल इंडिया रेडियो, दिल्ली, शिमला आदि पर प्रसारित की गई हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा संक्षिप्त, और देश विदेश की उन्होंने बहुत सारी साहित्यिक यात्राएं की हैं। अभी भी वो इजिप्ट से होकर आई हैं। तो ये एक छोटा सा उनका परिचय था, और अब मैं सीधे आऊंगी पहली कविता पर। तो जो अभी जुड़े, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि आज हम हरियाणा गौरव डॉक्टर सविता चड्ढा जी की एक कहानी और 2 कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, कहीं मत जाइएगा। हमारे साथ मैत्री त्रिपाठी जी जुड़ गई हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो पहली जो उनकी कविता है वो बहुत ही सुंदर कविता है। उसमें थॉट देखिएगा, चिंतन जो है, आपको लगेगा बहुत ही सिंपल सी कविता है, लेकिन उसमें जो भाव है, उसमें जो चिंतन है, वो देखिएगा। अंतिम लाइन पहुंचते पहुंचते जो एक शिखर आता है, पीक आती है, वहां पर हम खड़े कहते हैं ना, विस्मित, चकित रह जाते हैं। शकुन मित्तल दीदी, आपका स्वागत है। सोनिका गोस्वामी जी, आपका भी स्वागत है। हृदय से सबका नमन वंदन करती हूँ। और उनकी पहली कविता का जो शीर्षक है, बिस्तर से आकाश भी किस्मत वालों को दिखता है। बिस्तर से आकाश भी किस्मत वालों को दिखता है। तो ये है इस कविता का शीर्षक। और हमारे साथ संजय कौशिक जी, गिरीश गुप्ता जी जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। अब बीच में मैं कविता के बीच में नाम नहीं लूंगी, उसके बाद आप सबका धन्यवाद करूंगी। तो सुनिएगा। सुबह से शाम बिस्तर है, सुबह से शाम बिस्तर है, वहां से दिखता है सिर्फ तिकोना आकाश। पूरा आकाश देखना है तो बिस्तर से उठना होगा। पर अब कुछ दिनों यह चलेगा क्रम, पर अब कुछ दिनों यही चलेगा क्रम, जानती हूं इसलिए
जानती हूं इसलिए इस सुबह दिखे एक अकेले सलेटी कबूतर को कलोल करता देख खुश हूं। जानती हूं, क्योंकि क्रम यही चलने वाला है, तो वे लिखती हैं, जानती हूं इसलिए इस सुबह दिखे एक अकेले सलेटी कबूतर को कलोल करता देख खुश हूं। अब वो भी उड़ गया है। कोई कब तक कलोल करेगा, कब तक बैठा रहेगा। वो मेरी तरह बिस्तर पर नहीं है, वो मेरी तरह बिस्तर पर नहीं है। शाम हो आई, प्रतीक्षा है उस सलेटी कबूतर की। लौट आया है वही पक्षी थका मांदा। उस पक्षी ने आंखें मूंद ली हैं, अंधकार बढ़ने वाला है। अब नहीं दिख रहा पक्षी बाहर, ना ही अब तिकोना आकाश दिख रहा है। मैं वही हूं, वही बिस्तर है, वही खिड़की भी है। बाहर रात है, रात में नहीं दिखते सुनहरे आसमान। पक्षी भी थककर सो जाते हैं। अगर मुझे देखना है सूरज, मैं रात भर जागूं या सो जाऊं। अगर मुझे देखना है सूरज, मैं रात भर जागूं या सो जाऊं। कोई अंतर नहीं आना सूरज की दिनचर्या में, कोई अंतर नहीं आना सूरज की दिनचर्या में। प्रभात होते ही अंधेरे छट जाएंगे, पक्षी फिर कलोल करता आनंदित होगा। उगते सूरज को देखना है मैंने कल, इस आस में आंखें मूंद ली हैं। उगते सूरज को देखना है मैंने कल, इस आस में आंखें मूंद ली हैं। अशांत मन को शांत कर लिया है। बस में सबके कहाँ हैं, भोर ही भोर रहे, बचपन बना रहे। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां। बस में सबके कहाँ हैं, भोर ही भोर रहे, बचपन बना रहे, सूरज सदा रहे। जब से यह जाना है, यह भी जान गई हूं, अंधियार से दोस्ती लाजमी चाहे नहीं, उससे हमेशा बच पाए मुमकिन नहीं है ये। अंधियार से दोस्ती लाजमी चाहे नहीं, उससे हमेशा बच पाए मुमकिन नहीं है ये। मजबूरी में भी नहीं, किसी बेबसी में भी नहीं, हंसकर स्वीकार करना ही है आवागमन का ये क्रम। हंसकर स्वीकार करना ही है आवागमन का ये क्रम। समय काटने के औजार सुबह रहे या रहे अंधियार। समय काटने के औजार सुबह रहे या रहे अंधियार। जो मिले कर लो स्वीकार। महत्वपूर्ण सत्य तो यह है, महत्वपूर्ण सत्य तो यह है, बिस्तर से आकाश भी किस्मत वालों को ही दिखता है। बिस्तर से आकाश भी किस्मत वालों को ही दिखता है। और उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, हम आंख वाले हैं, भगवान का आभार। तो सचमुच जो बीमार हैं वो बिस्तर से ही सुबह शाम देखते हैं। और ईश्वर ने हमें तो आंखें दी हैं, लेकिन जिनको आंखें नहीं मिली वे बिस्तर क्या उठकर भी बाहर आए, छत पर आए, आंगन में आए, पर सूरज को नहीं देख पाते। तो हमें जो मिला है उसके लिए ईश्वर का आभार करना बहुत आवश्यक है। और मुझे लगता है यही इस कविता का सार है कि जो हमें प्राप्त हुआ है उसका सही उपयोग हम करें, अपने इस जीवन का सही उपयोग करें। हमेशा शिकायतें ना करें, हार कर बिस्तर भी ना पकड़ लें, क्योंकि आकाश अगर आपको देखना है, पाना है, तो बाहर घर से निकलना होगा। तो बहुत ही सुंदर उनकी यह कविता और अद्भुत, बहुत गहरे भाव हैं, बहुत ही एक जिसके कहते हैं सरल शब्दों में एक चिंतन को प्रस्तुत करना सविता चड्ढा दीदी की बहुत बड़ी कुशलता है, कौशल है उनका ये।
और बहुत आसानी से बहुत गहरी बात वे करती हैं। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ परम आदरणीय डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी जुड़े हैं, आकाश नाइक जी जुड़े हुए हैं, मुंबई से रश्मिता बारिक जी जुड़ी हैं, हमारे साथ उड़ीसा से संगीता शर्मा जी जुड़ी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और जी बहुत धन्यवाद दी। और बहुत ही सुंदर ये कविता थी। और अब हम चलेंगे उनकी कहानी की ओर से। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं उनकी कविताओं और कहानी के साथ कुछ न्याय कर पाऊंगी। जी बहुत धन्यवाद उमंग जी, आप सब हौसला बढ़ा रहे हैं मेरा, बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ मशहूर गजलकार सोनिया अक्स जी जुड़ गई हैं पानीपत से, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और चलिए अब आपको ले चलती हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी की ओर। और उम्मीद करती हूँ वह कहानी आपको आपके हृदय को छू पाएगी और मैं उसके साथ उनके भाव को आप तक सुंदरता से पहुंचा पाऊंगी। तो एक कोशिश है ये। जो अभी जुड़े हैं मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि आज इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है एक कहानी दो कविताएं, हरियाणा गौरव डॉक्टर सविता चड्ढा जी की मैं एक कहानी और दो कविताएं लेकर आई हूँ। एक कविता मैं पढ़ चुकी हूँ, अब मैं पढ़ने जा रही हूँ उनकी कहानी और उसके बाद पढ़ूंगी उनकी दूसरी कविता। तो कहीं मत जाइएगा, कार्यक्रम सिर्फ आधे घंटे का होता है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। लेकिन इस आधे घंटे में आपसे मैं रूबरू कराती हूँ एक साहित्यकार को उनकी रचनाओं के माध्यम से। चिंतन तो सभी बहुत करते हैं, लेकिन मैं चिंतन नहीं, उनके चिंतन को आपके समक्ष रखती हूँ ताकि आप चिंतन कर सकें। मैजिक, इस कहानी का नाम है मैजिक। हेस्टिंग्स आए हुए मुझे बहुत वर्ष होने को हैं। यह लंदन से थोड़ा दूर एक बेहद साफ सुथरा गांव है। मेरा यहाँ आना कैसे हुआ, मुझे भारत क्यों छोड़ना पड़ा, एक मार्मिक घटना है। दिल्ली में मैं सरकारी कार्यालय में एक अधिकारी के पद पर थी। एक दिन मेरे कार्यालय में एक व्यक्ति आया। वह बेहद काला था। उसकी आंखों में शायद कुछ दोष था, जिस कारण उसने काला चश्मा पहना हुआ था। उसकी नाक चेहरे पर अधिक फैली हुई थी और होठ भी बड़े भद्दे से थे। कुल मिलाकर वह व्यक्ति दैत्य के आकार का एक अजीब सा, अगर सच कहूं तो एक भद्दा दिखने वाला शख्स था। उसने मुझे अपनी संस्था की डायरी तथा कैलेंडर दिया। मैंने उसका आभार प्रकट किया। शाम को जब मैं अपने दफ्तर से निकली तो वह अभी भी बाहर खड़ा था। मेरी बस दफ्तर के सामने ही रुका करती थी। उसकी ललचाई सी दृष्टि देख मैंने उसे अवहेलना भरी दृष्टि से देखा और पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। मैं बस की प्रतीक्षा करने लगी और भी बहुत सारे लोग वहां अपनी अपनी बसों की प्रतीक्षा में खड़े हुए थे। वह चुपचाप दूर खड़ा देखता रहा। मेरी बस आ गई और मैं उसमें सवार होकर चली गई। मैंने देखा वह भी मेरी बस में आ गया है। मैंने सोचा उसे भी इसी रूट की बस से जाना होगा। बस में सीट मिलते ही मैंने टेक लगाई और आंखें मूंद दी। मैंने महसूस किया कि किसी का हाथ मेरे बालों को छू रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह व्यक्ति मेरी सीट के एकदम पीछे बैठा हुआ था। मैंने उसे क्रोध में देखा। वह थोड़ा घबराया, ऐसा लगा नहीं कि वह घबराया। वैसे ही बैठा रहा, मानो उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैंने फिर टेक लगा ली कि शायद मुझे गलतफहमी हुई है और आंखें मूंद ली, पर उसके पीछे बैठे होने का एहसास मुझे बना रहा। अगले दिन मैं अपने घर से ऑफिस के लिए अपने बस स्टॉप पर पहुंची तो वह पहले से ही वहां खड़ा था। उसे देखते ही मुझे क्रोध आ गया, लेकिन वहां हमारी बस के नियमित यात्री भी खड़े हुए थे। मैं भी चुपचाप खड़ी हो गई। वह मेरे पास आया। अपने ब्राउन कोट की जेब से उसने एक पुड़िया निकाली और कहा, यह आपकी अमानत कल बस में गिर गई थी, मैंने उठाकर रख ली। मैंने जल्दी से वह पुड़िया पकड़ ली और इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं।
मैंने पुड़िया खोली तो उसमें बालों में लगाने वाली पिन, हेयर पिन थी। मुझे लगा कल टेक लगाने से ये आसानी से शायद मेरे बालों से गिर गई होगी। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह पुड़िया वहीं फेंक दी। उसने अपना रुमाल उस पुड़िया पर गिराकर हेयर पिन को पुनः अपनी कोट की जेब में रख लिया। मैं दिल ही दिल में तिल मिलाकर रह गई। बस आई और वह भी मेरे पीछे वाली सीट पर बैठ गया। मैं सारे रास्ते बेचैन रही। उस दिन कार्यालय पहुंचकर मैंने अपनी एक मित्र आशा को बुलाया और पूछा, एक बात सच सच बताना, क्या मैं ऐसी दिखती हूं कि कोई मेरे पीछे पड़ जाए और कोई मुझे आसानी से उपलब्ध होने वाली वस्तु समझ ले? आशा ने कहा था, पागलों जैसी बातें करती हो। औरत जैसी भी हो, कैसा भी व्यवहार करे, पर कुछ आदमी उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। उसने कहा था, आदमी 3 तरह के होते हैं। एक जो औरतों को देखकर लार टपकाते हैं, जिनकी लार दिख जाती है, और दूसरे औरतों को देखकर, दूसरे तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो दूसरी औरतों को देखकर अपनी पूंछ सिकोड़ लेने वाले, मानो औरत उन्हें देखते ही निगल जाएगी। भाई, दोनों ही तरह के आदमी मुझे पसंद नहीं। तीसरी तरह के जो संयत व्यवहार के आदमी हैं वही मुझे पसंद हैं। आखिर बात क्या है? आशा ने मुझे पूछा। तो मैंने आशा को सारी घटना बताकर कहा कि एक मुझे उस भद्दे आदमी से डर लगने लगा है। उस दिन आशा भी मेरे साथ दफ्तर से बाहर निकली और बस आने तक वह मेरे साथ खड़ी रही। उसे वहां ना पाकर मैंने राहत की सांस ली। आशा को वहीं छोड़कर मैं बस में चढ़ गई। बस में बैठते ही मैंने देखा कि वह पहले से ही बस में बैठा हुआ है। उसे अनदेखा कर मैं ड्राइवर के केबिन में घुस गई। केबिन में बैठने पर मैंने उसे देखा, वह इधर ही देख रहा था। उसने काला चश्मा अब उतार रखा था। उसकी आंखें एक मुर्दे की खुली आंखों की जैसी लग रही थी। मैं बाहर सड़क की ओर देखने लगी। एक एक करके दिन यूं ही गुजरते रहे। कई वर्ष तक लगभग हर रोज मुझे वह दिखाई दिया। कभी उदास, निराश। वह मुझसे कोई बात नहीं करता था क्योंकि वह मुझसे डरता था। बहुत सारी घटनाएं हैं जिनका मैं उल्लेख यहां नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहती, और उसकी श्रद्धा को मैं इस उम्र में बाजारू भी नहीं बनाना चाहती। हाँ, कुछ विशेष घटनाओं का वर्णन संक्षेप में अवश्य करूंगी ताकि आपको आगे की कहानी पर विश्वास हो जाए कि कैसे मैं लंदन पहुंची। उसने बचने के लिए एक निजी कार से मेरे दफ्तर आना जाना शुरू कर दिया। उससे बचने के लिए मैंने निजी कार से दफ्तर आना जाना शुरू कर दिया, तो उसने भी एक कार खरीद ली। वह हमारी कार के आगे पीछे या लगभग साथ में आता। फिर मैंने बस से जाना शुरू कर दिया। एक दिन हमारी बस नहीं आई तो वह डरता हुआ मेरे पास आया, बोला, हमारी कार में आप यदि बैठें तो हमारी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। मुझे उस पर बहुत क्रोध आया। जब उसने मुझे गुस्से में देखा तो कहा, चलो आज ना सही, कभी ना कभी तो मैं आपको अपनी कार में अवश्य बिठाऊंगा। मैंने जवाब दिया, इम्पॉसिबल, इस जीवन में तो नहीं। इस पर उसने इतना ही कहा, गॉड इज ग्रेट। इन वर्षों में उसने कई प्रयास किए, लेकिन मेरा जो पत्थर मन था वो नहीं पसीजा। मैं जितना भी उसे कठोर बोलती, गालियां देती, वह हंसता रहता। हंसते हुए उसकी सूरत और भी भयानक लगती। एक बार तो मैंने उसे कह दिया कि तुम जानवर हो, तुम्हें मर जाना चाहिए, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। मैं उस दिन बहुत परेशान थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी शक्ल देख लूं तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मेरी इन बातों को वह आराम से सह गया और बोला, मैं जानता हूं, आपका प्यार का जो ढंग है वो बहुत ही निराला रहा है। शायद वे इस बात को इस तरह से लेता रहा था कि अगर मैं उससे परेशान हूं
तो मैंने अभी तक अपने परिवार को, अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। हालांकि उसने अपनी पत्नी को मेरे बारे में कुछ कुछ तो बता दिया था। ऐसा उसने अपनी बातों से, अपनी हरकतों से मुझे एहसास कराया था। उससे अगले दिन जब वह मेरे दफ्तर आया तो बोला, वंदना जी, बहुत हो चुका, इतने वर्ष हो चुके हैं, मैंने बहुत तपस्या की है आपके लिए। सिर्फ एक बार आप मेरी कार में चलिए, हम चाय या कॉफी पिएंगे। मैं कसम खाता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहूंगा, न करूंगा। बताओ ना, आप कब चलोगी? उसके चेहरे पर मेरी हाँ सुनने की बहुत बेताबी थी। मैंने उसे साफ साफ कह दिया, मेरे इरादे को आप नहीं बदल सकते। मैं ना आपकी कार में कभी बैठूंगी, ना ही कॉफी पीने चलूंगी। मैं शादीशुदा हूं, मेरा परिवार है, मेरा ऐसा करना धर्म के विरुद्ध है। मेरे आखिरी वाक्य से उसका चेहरा और भयानक हो गया। उस दिन मैंने पहली बार उसे गुस्से में देखा था। फिर भी वह धैर्य से बोला, आज शाम को मैं कार लेकर आऊंगा, बस एक बार मेरे लिए मुझ पर दया करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। वह रुआसा हो गया था। मुझे लगा कि वह बच्चों की तरह जिद कर रहा है और मुझ पर भी जिद थी। मैं बहुत जिद्दी थी, शायद वह मुझसे भी ज्यादा जिद्दी था। उस दिन मैं उससे पहले ही 4:30 बजे दफ्तर से निकली। मैंने देखा तो वह पहले से ही बाहर खड़ा है। उसका चेहरा खिल गया, मेरे पास आ गया और बोला, कार पार्किंग में है, मैं लेकर आता हूँ। वह गया तो मैंने जल्दी से ऑटो पकड़कर अपने घर की राह ली। अगली सुबह जब मैं बस स्टॉप पर पहुंची तो सब लोग बतिया रहे थे। वह कार के साथ ही यमुना में जा गिरा। कार तो मिल गई, परंतु उसकी लाश नहीं मिली। तलाश जारी है। बातचीत से मुझे यकीन हो गया कि ये लोग शायद उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। हम सब लोग उसके घर जाकर उसकी पत्नी से मिले। उससे जानकारी मिली और पता चला कि वह तंत्र मंत्र भी जानता था। उसे पुनर्जन्म पर विश्वास था। उसकी पत्नी ने बताया कि पहले वे लोग मुंबई में रहते थे। एक रात उस व्यक्ति को सपना आया कि कहीं दिल्ली में उसकी मां की आत्मा उसकी प्रतीक्षा कर रही है और वह वहां से नौकरी छोड़कर दिल्ली में उसकी मां की आत्मा की शांति के लिए आ गया। उसने बताया कि किसी औरत के शरीर की गंध उसकी मां के शरीर की गंध से मिलती है। वह अक्सर कहता था कि मैं जब तक अपनी मां को कार की सैर ना करा लूं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। उसकी मां की यही अंतिम इच्छा थी कि वह कभी जीवन में कार खरीदे, कार का मालिक बने। उसकी मां जब बीमार थी तब उसे शहर ले जाने के लिए गांव के मुखिया ने अपनी कार तक नहीं दी थी और मां को अस्पताल ले जाते हुए ही वह जो है मां की मृत्यु हो गई थी। इस बात का उसे बहुत अफसोस था। तो देर हो जाने की वजह से मां दम तोड़ गई थी। तब से ही गोवा के गांव को छोड़कर वह मुंबई आ गया था, मेहनत करके, अच्छी कमाई करके और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ताकि वह एक कार खरीद सके। अब वह रो रही थी, हम कहाँ जाएंगे, रोते रोते उसकी पत्नी कह रही थी। उसकी पत्नी की बातें सुन मुझे आत्मग्लानि होने लगी। हालांकि मुझे विश्वास नहीं था कि वह मुझे अपनी मां समझता था होगा, परंतु मैंने उसकी कई बातों पर विचार किया तो मुझे खुद में ही दोष नजर आने लगा और स्वयं को मैं इस दुर्घटना की दोषी मानने लगी। नौकरी मुझे बोझ लगने लगी थी। कुछ समय बाद अपने बेटे की शादी करके 50 वर्ष की उम्र में मैंने सेवानिवृत्ति ले ली। समय बीतता रहा। एक दिन मुझे लंदन से एक पत्र मिला। मुझे वहां के एक स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति के लिए आमंत्रित किया गया था। मैं बहुत हैरान थी। मैंने ना तो स्वयं आवेदन दिया और ना ही मुझे लंदन में कोई जानता था। फिर यह पत्र कैसे आया? आखिर मैंने उस पत्र पर अपनी स्वीकृति दे दी और उन्हें लिख दिया कि आप जब भी टिकट भेजेंगे मैं ज्वाइन कर लूंगी। एक दिन मुझे एक पार्सल मिला जिसमें लंदन का टिकट
और कुछ जरूरी कागजात थे जिन्हें हस्ताक्षर कर उनको मुझे तत्काल लौटाना था। कागज पर दी गई शर्तें बहुत अजीब थी। सबसे अहम शर्त थी मुझे कम से कम 25 वर्ष तक वहां सेवा करनी होगी। यदि मैं हमेशा के लिए वहां बसना चाहूं तो मेरा वेतन 1 लाख रुपए महीना होगा। मैंने अपने पति से पूछा तो उन्होंने भी स्वीकृति दे दी और कहा कि वे बाद में आ जाएंगे, तुम पहले जाओ। लंदन पहुंच स्कूल में पहले ही दिन मैंने प्रिंसिपल, जो वहां के अत्यंत समृद्ध प्रभावशाली व्यक्ति थे, के साथ उनके नौजवान बेटे मैजिक को देखा, जो मुझे बड़ी आत्मीयता की नजर से देख रहा था। मैजिक भूरे बालों वाला आकर्षक नवयुवक था। प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि मैजिक ने कहीं आपका कोई लेख देखा और जिद पकड़ ली कि वह आपको यहां बुलाना चाहता है। मैजिक उनका इकलौता बेटा था और यह स्कूल अब उसी का था। मैं यहां खुश थी। कुछ समय बाद मेरे पति और पूरा परिवार भी आ गया, तो स्थायी रूप से अब हम लंदन में आ गए थे। स्कूल में लाइब्रेरी थी। उस दिन मैं वहां अकेले बैठ भारत से संबंधित पुस्तकें देख रही थी। प्रिंसिपल वहां आए और उन्होंने मुझे एक पर्सनल फाइल देते हुए कहा कि मैं उसे संभाल कर रख लूं। मीटिंग से लौटने के बाद मुझसे ले लेंगे। उनके जाने के बाद मैंने फाइल खोली। मैजिक के सर्टिफिकेट थे। मैंने उसकी जन्म तिथि देखी, 26 अक्टूबर सन। मुझे अचानक दिल्ली का वही आदमी याद आ गया। वह भी तो 26 अक्टूबर को इसी साल मरा था। इस तारीख को मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरा सर घूमने लगा और मैजिक का व्यवहार भी कुछ कुछ समझ में आने लगा। मैं दिल्ली के अपने व्यवहार से पहले ही बहुत खिन्न थी। आखिर मैंने इंसानियत की दृष्टि से क्यों नहीं सोचा? पुरुष स्त्री में क्या एक ही संबंध हो सकता है? प्यार के एक ही रूप को क्यों महत्व देते हैं हम लोग? अगले दिन मैंने प्रिंसिपल को वह फाइल सौंप दी। प्रिंसिपल ने बातों बातों में बताया, मैजिक भारत से बहुत प्यार करता है। उसने कभी भारत देखा नहीं। स्कूल में मैजिक मुझे प्रतिदिन मिलता, परंतु वह मुझसे कोई विशेष बात नहीं करता। मुझे लगता वह मुझसे नाराज है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैजिक दिल्ली वाला ही आदमी है। एक दिन जब मैं स्कूल पहुंची तो पता चला कि मैजिक के पिता का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया है। मैं अन्य अध्यापिकाओं के साथ उनके घर गई तो वह वहां उदास बैठा था। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। देर तक वह रोता रहा। मैं उसे चुप कराती रही। 1 सप्ताह के बाद मैजिक स्कूल में आया और उसने मुझे कहा, आप मेरे साथ दुर्ग देखने चलें। वहां फोर्ट था कोई, वो देखने चलें। मैंने उसकी उदासी देख स्वीकृति दे दी। समझ रही थी उसके चेहरे पर खुशी थी। लंबी कार ड्राइव करते समय कई बार वह रोया था। कुछ कुछ मैं समझ रही थी, परंतु कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। उस दिन मैंने मैजिक के साथ हेस्टिंग्स दुर्ग देखा। शाम को वह मुझे क्लब में ले गया। वहां उसने मुझे कॉफी पिलाई। वह मेरा चेहरा पढ़ रहा था और मैं उसका मन। बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आंटी, अब आप स्कूल का सारा कामकाज संभाल लीजिए। मैंने हैरानी से पूछा था, क्यों? मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरी अब कोई इच्छा नहीं रही है। मैंने आपको कॉफी पिला दी, आपको अपनी कार में घुमा दिया है, आपके इसी जन्म में। मैंने हैरानी से उसे देखा तो वह मुस्कुरा उठा। आप सब भूल गई क्या? अगले दिन उसने सारे कागजात मेरे नाम ट्रांसफर करवा दिए और स्कूल मेरे नाम सुपुर्द कर दिया। मैंने उससे बहुत कहा कि वह यहीं रहे और शादी करे। उसने कहा नहीं, उसे भारत लौटना है। वहां सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत लौटने से पहले उसने मेरे बेटे और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को यहाँ लंदन बुलवा ही लिया था। मेरे बच्चे अब स्कूल में के काम में मेरा हाथ बटाने लगे थे और मेरे पति भी हाथ बटाते थे। मैजिक भारत लौट गया।
वह मुझे कहकर गया था कि वह फिर लौटेगा, पर लौटा नहीं। अभी तक ना ही उसका कोई पत्र मेरे पास आया है। क्या माँ की अंतिम इच्छा पूरी करना ही उसका मकसद था? क्या वह मुझ में अपनी माँ देखना चाहता था? क्या वह वही काला आदमी था जो अब जीवित नहीं, जिसने मैजिक को प्रभावित किया हो? क्या मैजिक उसी का पुनर्जन्म है? पता नहीं, लेकिन सब कड़ियां एक होकर भी बिखरी बिखरी लगती हैं। मैं आज भी उस काले और भद्दे आदमी को याद करती हूँ, परंतु नफरत के साथ नहीं। काश मैंने उसी समय उसका अंतर्मन पढ़ा होता, चेहरा नहीं। उससे बात की होती, चुप्पी नहीं ओढ़ी होती। मुझे लगता है मैजिक मुझे मिलने एक ना एक दिन लंदन जरूर लौटेगा। आप भी दुआ करें वह सिर्फ एक बार यहाँ आ जाए। तो यह थी एक बहुत प्यारी, बहुत ही मार्मिक कहानी, मैजिक। अद्भुत है ये कहानी, अनेक प्रश्न और कहते जीवन को परिभाषित करती हुई। क्या है प्रेम, क्या है जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म, हमारे कर्म, सब कुछ एक चक्र में ही तो घूमते हैं और कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी से शायद मिलता है, चाहे वो दूसरा जन्म लेकर। तो बहुत सारे प्रश्नों के साथ उन्होंने, बहुत गहन चिंतन के साथ उन्होंने हमें इस कहानी के अंत तक पहुंचाया है। और सचमुच मैं बहुत बहुत उनको बधाई देती हूँ इतनी सुंदर लेखन के लिए और इतने सुंदर चिंतन के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कहानी तो खैर पसंद आएगी, लेकिन मैंने प्रस्तुति ठीक दी हो ताकि जो कहानी का भाव है, जो कहानी का कहते हैं ना, जो उसका जिस्ट है, वो आप तक पहुंचा होगा। प्रीति द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, यहाँ पर हम आदरणीय वीना अग्रवाल दीदी जुड़ी हुई हैं, रेखा मित्तल जी बहुत ही श्रेष्ठ कथाकार हैं, वो भी चंडीगढ़ से जुड़ी हैं, आदरणीय विश्वधर शंकर जी जुड़े हुए हैं, रूपाली कक्कड़ सिंह जी जुड़ी हुई हैं। मैं आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। सविता चड्ढा दीदी लिख रही हैं, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुत किया इस कथा को, धन्यवाद दीदी, आपको पसंद आया, यही मेरे लिए आशीर्वाद है। हमारे उपाध्यक्ष राजीव गौतम जी की उपस्थिति है और शकुन मित्तल दीदी कह रही हैं, बहुत से अनुत्तरित प्रश्नों से अंतिम सोपान तक ले जाती रोचक कहानी। बिल्कुल, क्योंकि होना यही चाहिए कि अंत ऐसा हो कि आपको सोचते हुए छोड़ जाए और आपकी मर्जी है कि आप उस कहानी को, कथा को किस ओर ले जाएं, उसके क्या उत्तर दें। बिल्कुल, तो बहुत ही सार्थक कहानी के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया जो जुड़े हुए हैं या फिर आगे जुड़ेंगे, कृपया कहीं मत जाइएगा। अब मैं एक जो उनकी कविता सुनाने जा रही हूँ, बहुत छोटी सी कविता है, और लेकिन मैं फिर कहूंगी कि उसमें अद्भुत भाव आपको देखने को मिलेंगे। तो जो एक इंसान के जितने भी कहना चाहिए ना मंथन भाव होते हैं, जिनके कारण हम चिंतन में जाते हैं, हम विवेचना करते हैं या परिचर्चा करते हैं, वो सारे भाव उनकी कहानी और कविताओं में दिखाई देते हैं। तो चलिए अब मैं ले चलती हूँ आपको उनकी एक छोटी सी कहानी पर, और मैं जरा 1 सेकंड की ले रही हूँ क्योंकि बहुत सारे जी चलिए कुछ मेंबर्स की रिक्वेस्ट आई हुई थी जो मैं शायद नहीं कर पाई थी, अब मैंने उनको ओके कर दिया है। और जो नहीं सुन पाए हैं कहानियां, इस कहानी को या कविता को कृपया बाद में जरूर सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही सुरक्षा जी जुड़ गई हैं, विनीता शर्मा दीदी जुड़ी हुई हैं, वो हमेशा इस कार्यक्रम से जुड़ती हैं। जी बहुत धन्यवाद वीना दीदी। और चलिए अब मैं आपको सुशील कुमार बिश्नोई जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं चलती हूँ आपको लेकर उनकी बहुत ही छोटी सी अगली कविता के ऊपर। श्री मिश्रा जी आपका भी बहुत स्वागत है, और उसका शीर्षक है अपनी पीठ। अपनी पीठ कोई नहीं देख सकता। देखिए थॉट, ये किसी ने सोचा होगा कि इस विषय पर भी चिंतन हो सकता है, और वो किस भाव से जोड़ेंगी आप ये देखिएगा। अपनी पीठ
कोई नहीं देख सकता। बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद सविता दी। मैं कोशिश कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ कि आपकी रचनाओं के साथ मैं कुछ न्याय कर पाऊं। पीठ पीछे निंदा करना सबकी नियति है, चिंतित मत हो सुनकर अपनी निंदा। पीठ पीछे निंदा करना सबकी नियति है, चिंतित मत हो सुनकर अपनी निंदा। पीठ फिरते ही लोग प्रशंसा करेंगे, मत सोचो ऐसा, ये भ्रम है। पीठ फिरते ही लोग प्रशंसा करेंगे, मत सोचो ये भ्रम है। तुम्हारे नेक कार्यों के लिए सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, मत सोचो ऐसा, ये भी भ्रम है। अपने स्वार्थों की खातिर लोग तुम्हारे गुणगान करेंगे, प्रशंसा सुनकर मस्त ना होना, ना ही हैरान परेशान होना सुनकर अपनी बुराई। ध्यान दीजिएगा, अपने स्वार्थों की खातिर लोग तुम्हारे गुणगान करेंगे, प्रशंसा सुनकर मस्त न होना, ना ही हैरान परेशान होना सुनकर अपनी बुराई। बस याद रखना, कोई नहीं देख सकता अपनी पीठ। बस याद रखना, कोई नहीं देख सकता अपनी पीठ, केवल दूसरों के पास ही है यह क्षमता। केवल दूसरों के पास ही है यह क्षमता। तो यह एक बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही जिसे कहते हैं कि वास्तविक रचना, ये वास्तविक रचनाएं कहूंगी। एक होता है कि जब हम जिसको रचना को सजाकर प्रस्तुत करते हैं, सुंदर बनाकर, यहाँ वो भाव नहीं है, यहाँ भाव है हकीकत, वास्तविकता क्या है। और सचमुच ये बिल्कुल सच्चाई है जीवन की, कि हम अपनी पीठ नहीं दे सकते, और पीठ पीछे हमेशा अधिकतर लोग आपकी निंदा ही करते हैं। तो निंदा से आप परेशान ना हो, क्योंकि पीछे क्या हो रहा है उसके विषय में नहीं सोचना है। आपने अपना कर्म करना है, और ना ही स्वार्थ के लिए जो आपकी दिन रात तारीफ कर रहे हैं उनके बहकावे में, उनके बीच में घिरे हुए नहीं रहना है, अपना कर्म करना है। तो मुझे इस कविता का भाव यही आया कि पीठ पीछे क्या हो रहा है उसकी चिंता ना करें, आप अपना कर्म करें और आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अपनी कहानी और कविताएं पढ़ने की मुझे आपने अनुमति दी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी तरह से आपका सृजन चलता रहे। और इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अगले मंगलवार को फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई कविताओं के साथ। और मैं अपनी परम आदरणीय डॉक्टर सविता चड्ढा दी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने जो जुड़ते हैं, मुझे मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं। आपकी सुंदर सुंदर टिप्पणियां आ रही हैं, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी अगले मंगलवार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।